हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्त, फिर से एक नए एपिसोड का आगाज हो चुका है और इस एपिसोड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिर से एक नया टॉपिक। और नया टॉपिक क्या होगा तो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। और इस कार्बोहाइड्रेट में जो भी आपके संभावित प्रश्न अभी तक 2023 या 2023 से पिछले सत्र में पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को एकत्रित करके बारी बारी से सभी एपिसोड में आपको दिए जाएंगे। तो आज क्रमशः उन प्रश्नों के जवाब को लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, या मोनोसैकेराइड क्या होता है, या पॉलीसैकेराइड क्या होता है, या ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, या फिर आपके इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इनमें से मोनोसैकेराइड कौन है, पॉलीसैकेराइड कौन है, ओलिगोसैकेराइड कौन है। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब के साथ इस एपिसोड में इन सभी प्रश्नों के जवाब आप देखने वाले हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको समझ आ जाए। आइए शुरू करते हैं हम लोग क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा हेडिंग है वैसा इसकी परिभाषा है, पहले शाब्दिक अर्थ से निकाल लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यदि लिखा गया है तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, कार्बन के हाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो क्या निकलेगा, कार्बन के हाइड्रेट्स। अर्थात कार्बन के हाइड्रेट्स को ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब इसी आधार पे परिभाषा निकल के आती है। जहां कार्बन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और हाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है, जल होता है। इसका मतलब किसी कार्बनिक यौगिक की क्रिया यदि आप जल से करा देते हैं तो उसके उपरांत यदि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आपको प्राप्त होते हैं और उनमें एक असममित कार्बन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो असममित कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है और यदि चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह द्वारा पूर्ण होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, असममित कार्बन कहते हैं। क्या चीज, कार्बन की 4 संयोजकता होती है और चारों संयोजकता यदि अलग अलग परमाणु या परमाणु समूह द्वारा पूर्ण होता है तो उस कार्बन को हम असममित कार्बन कहते हैं। तो इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा निकल के क्या आता है कि किसी कार्बनिक यौगिक का जल अपघटन कराने पर यदि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं तथा उनमें एक असममित कार्बन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स का शाब्दिक अर्थ जो निकला हुआ था उसी के आधार पर इसका सामान्य सूत्र भी लिखा जाता है। और सामान्य सूत्र क्या होता है, CHH2O का होल Y होता है। यदि इनके उदाहरण देखे जाए तो जैसे आप ग्लूकोज का सूत्र जानते होंगे, C6H12O6 होता है। और यदि इसे CHH2O के होल Y के सूत्र पर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, C6H2O का होल 6 होता है। तो आइए इतनी चीजें आप पहले देख लीजिए। यहां पर लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आगे आपका लिखा गया है शाब्दिक अर्थ। और शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो लिखा गया कार्बन के हाइड्रेट्स। अर्थात कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ कार्बन के हाइड्रेट्स होता है। इसी के जस्ट बाद जो यहां से लिखा गया है वह कार्बोहाइड्रेट्स की क्या है, परिभाषा है। अब परिभाषा कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा कार्बन का मतलब कार्बनिक यौगिक, हाइड्रेट्स का मतलब क्या होगा, जल के साथ क्रिया। तो वही चीज लिखा गया, किसी कार्बनिक यौगिक का जल अपघटन कराने पर या जल के साथ क्रिया कराने पर यदि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं तथा इनमें एक असममित कार्बन उपस्थित होता है तो उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इसी में लिखा गया क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, CHH2O का होल Y होता है। इस आधार पे कोई एक उदाहरण भी मैंने आपको दिखा दिया है। ग्लूकोज का अणुसूत्र पूछा जाए या फिर फ्रक्टोज का अणुसूत्र पूछा जाए, होता क्या है, C6H12O6 होता है। और यदि इसे कार्बोहाइड्रेट्स के सूत्र पर बनाया जाए तो क्या बन जाएगा, C6H2O का होल Y। यदि 6 का गुणा करें तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। अर्थात क्या मिल जाएगा, C6H12O6 आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से फ्रक्टोज का भी अणुसूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। और यदि उसे भी कार्बोहाइड्रेट के सूत्र पर यदि आप बनाए तो क्या मिलेगा आपको, C6H2O का होल 6 ही मिलेगा।
तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण देखने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, तो दो भागों में किया गया, जिसमें एक को शर्करा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, अशर्करा कहते हैं। एक को क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, अशर्करा कहते हैं। अब शर्करा किसे कहते हैं, तो मात्र 4 शब्द याद रखिएगा, शर्करा की परिभाषा हो जाएगी। शर्करा का मतलब क्या होता है, क्रिस्टलीय होगा, रंगहीन होगा, ठोस होगा, जल में विलेय होगा और स्वाद में मीठा होगा। क्या कि जो पदार्थ क्रिस्टलीय होगा, रंगहीन होगा, ठोस होगा, जल में विलेय होगा और स्वाद में मीठा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। इसी प्रकार से अशर्करा क्या होगा, जब ये क्रिस्टलीय था तो वो क्या होगा, अक्रिस्टलीय होगा, अर्थात यह अक्रिस्टलीय होगा, रंगहीन ही होगा, ठोस होगा, लेकिन जल में अविलेय और स्वादहीन होता है, तो उसे हम अशर्करा कहते हैं। तो शर्करा और अशर्करा में मात्र 2 अंतर मिलते हैं, एक जल में विलेय होता है तो शर्करा, और स्वाद में मीठा होता है तो शर्करा होता है। और यदि आपका जल में अविलेय होता है, स्वादहीन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशर्करा कहते हैं। क्या बताया गया कि वह पदार्थ जो क्रिस्टलीय, रंगहीन, ठोस, जल में विलेय और स्वाद में मीठे होते हैं, उन्हें हम शर्करा कहते हैं। शर्करा से चीनी याद रखिएगा, चीनी क्या होता है, मीठा होता है। इसी प्रकार से अशर्करा के बारे में जानते रहिएगा, वह पदार्थ जो अक्रिस्टलीय, इसके बाद रंगहीन, ठोस, लेकिन जल में अविलेय और स्वादहीन होता है, उसे हम अशर्करा कहते हैं। तो यहां से शर्करा और अशर्करा की पहले परिभाषा देख लीजिए। यहां पर आपका लिखा गया है शर्करा। शर्करा का मतलब होता है वह पदार्थ जो क्रिस्टलीय, रंगहीन, ठोस, जल में विलेय और स्वाद में मीठे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शर्करा कहते हैं। इसी प्रकार से यदि अशर्करा की परिभाषा देखा जाए तो अशर्करा में लिखा गया अक्रिस्टलीय, रंगहीन, ठोस, जल में अविलेय और स्वादहीन होते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग अशर्करा कहते हैं। इसके बाद इसी प्रकार से क्या आता है, शर्करा के प्रकार। तो शर्करा के प्रकार कितने होते हैं, तो शर्करा आपका होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक मोनोसैकेराइड होता है और दूसरा क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है। शर्करा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें कौन कौन सा प्रकार आता है, तो एक आता है मोनोसैकेराइड और दूसरा क्या आता है, ओलिगोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होता है कि वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलेय, स्वाद में मीठे होते हैं, लेकिन जल में अपघटित नहीं होते। जल में विलेय होंगे, स्वाद में मीठे होंगे, लेकिन जल अपघटित नहीं होते हैं, उसी कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहां पर प्रश्न आता है, जल अपघटित कहने का मतलब क्या। अगर जल में विलेय हो रहा तो अपघटित का मतलब जल में घुल जाए, लेकिन उस यौगिक का वह यौगिक टूटे ना, अर्थात किसी अन्य यौगिक में परिवर्तित नहीं होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, जल में अपघटित नहीं हुआ। और यदि जल में जाने के बाद वह क्या हो जाता है, टूट जाता है, अन्य यौगिक या आयन में बदल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, जल अपघटित कहते हैं। तो मोनोसैकेराइड की परिभाषा क्या आपको बताई गई कि वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलेय, स्वाद में मीठे होते हैं किंतु जल में अपघटित नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। और जो ये मोनोसैकेराइड होता है, इनमें कार्बन परमाणु की संख्या कहां से कहां तक होती है, तो याद रखिएगा कार्बन परमाणु की संख्या 3 से लेके 10 तक होती है। इसी प्रकार से यदि ओलिगोसैकेराइड आता है, तो ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है, यह जल में विलेय होता है, यह जल में विलेय होता है, लेकिन जल में विलेय होने के उपरांत यह क्या होता है, टूट जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जल अपघटित होता है। और जब यह जल अपघटित होगा तो आपको क्या देगा, 2 से लेके 10 तक के अणु देगा, किसके, मोनोसैकेराइड के। अर्थात कोई कार्बोहाइड्रेट जल में विलेय होकर यदि 2 से 10 तक अणु की संख्या में मोनोसैकेराइड देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं।
और यदि मान लीजिए जल अपघटन के फलस्वरूप मात्र 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त हुए तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं। इसी प्रकार से 3 प्राप्त होते हैं तो ट्राइसैकेराइड कहते हैं, 4 प्राप्त होते हैं तो टेट्रासैकेराइड कहते हैं, इसी प्रकार से 5 प्राप्त होगा तो पेंटासैकेराइड कहते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड में ढेर सारे आपके आएंगे, जितना अणु प्राप्त होगा उसी के आधार पर उसका नामकरण कर देंगे। 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो टेट्रा, 5 होगा तो पेंटा कहेंगे। इस आधार पे आपको क्या मिलता है, ओलिगोसैकेराइड मिलता है। और इनमें प्राप्त होने वाले मोनोसैकेराइड की संख्या कितनी होती है, तो 2 से 10 तक होती है। ये चीजें याद रखिएगा। तो आइए वो चीजें भी देख लीजिए। मोनोसैकेराइड क्या होता है, वह पदार्थ या वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलय होता है, स्वाद में मीठे होते हैं लेकिन जल अपघटित नहीं होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या कहां से कहां तक होती है, 3 से लेके 10 तक होती है। इसी प्रकार से क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड आता है। ओलिगोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड मात्र एक अंतर मिलेगा, जल में अपघटित नहीं होते तो मोनोसैकेराइड, और जल में अपघटित हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो वो भी चीज आपका है कि जल में विलय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जल में अपघटित होते हैं, और जब जल में अपघटित होता है तो 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं। कितना, 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, मोनोसैकेराइड जो होता है वह 2 प्रकार का होता है, क्योंकि मोनोसैकेराइड में 2 तरह के क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, इसीलिए मोनोसैकेराइड को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक आपका एल्डोज होता है, दूसरा आपका कीटोज होता है। एल्डोज का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है। कीटोज का मतलब क्या होता है, कीटोन क्रियात्मक समूह होता है। अर्थात मोनोसैकेराइड हो और यदि उसमें आपका एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, CHO क्रियात्मक समूह होता है, तो उसे हम एल्डोज कहते हैं। और यदि आपके मोनोसैकेराइड में CO समूह होता है, कीटोन समूह होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीटोज कहते हैं। वही चीज यहां पर लिखा गया है कि जो मोनोसैकेराइड होता है वह 2 प्रकार का होता है, एल्डोज होता है, दूसरा क्या होता है, कीटोज होता है। एल्डोज का मतलब क्या होता है, वो मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड अर्थात CHO क्रियात्मक समूह होता है, उसे एल्डोज कहते हैं। और वह क्रियात्मक समूह, वह मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन क्रियात्मक समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कीटोज कहते हैं। तो ये रहा आपका क्या, शर्करा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अशर्करा देखने वाले हैं, जिनमें अशर्करा की परिभाषा मैंने आपको बता दिया है। अशर्करा को ही दूसरे नाम से जानते हैं। और अशर्करा का दूसरा नाम क्या है, तो अशर्करा का दूसरा नाम आपका होता है पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। फिर ओलिगो और पॉली में अंतर क्या है, अंतर यही है कि कार्बोहाइड्रेट जल अपघटित होगा, टूटेगा और देगा मोनोसैकेराइड ही। लेकिन यदि 2 से 10 तक की संख्या में मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो उन्हें ओलिगो कहते हैं। लेकिन अगर 10 से अधिक हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो 10 तक प्राप्त होगा तो ओलिगो में लिखिएगा, और 10 से अधिक हुआ तो किस में लिखेंगे, आप पॉलीसैकेराइड में लिखेंगे। अब जो ये आपको पॉलीसैकेराइड प्राप्त हुआ है, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया, तो इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। एक होता है सम पॉलीसैकेराइड और दूसरा क्या होता है, विषम पॉलीसैकेराइड। सम पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होगा, सम का मतलब समान होता है, पॉलीसैकेराइड का मतलब जल अपघटित होकर मोनोसैकेराइड देना। अर्थात यदि पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन कराते हैं तो एक ही प्रकार के आपके मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, तो उन्हें सम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। लेकिन यदि आपने जल अपघटन कराया और जल अपघटन कराने के उपरांत यदि एक से अधिक प्रकार के असंख्य आपके मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो आइए वो भी देख लीजिए कि पॉलीसैकेराइड जो होता है जल में अपघटित होकर अधिक संख्या में क्या देता है, मोनोसैकेराइड देता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जब यह पॉलीसैकेराइड जल अपघटित होता है तो 2 तरह का आपका पॉलीसैकेराइड देता है। एक क्या होता है, सम पॉलीसैकेराइड होता है, दूसरा क्या होता है, विषम पॉलीसैकेराइड होता है।
तो सब पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? जो जल में अपघटित होकर एक ही प्रकार के मोनोसेकेराइड देते हैं उन्हें सब पॉलीसेकेराइड कहते हैं, और जो जल में अपघटित होकर अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग विषम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो इतनी चीजें देख लीजिए, फिर लिखित रूप में इनकी क्या देखते हैं? परिभाषाएं और उदाहरण। आइए अब हम लोग क्या देखते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण में हम लोगों ने अभी देखा कि दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण पाए जाते हैं, जिनमें एक क्या होता है? तो एक आपका होता है शर्करा और दूसरा क्या होता है? अशर्करा होता है। अशर्करा को ही हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, और दूसरा उसका नाम क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है। जबकि शर्करा जो होता है वो कितने प्रकार का? तो शर्करा जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक मोनोसेकेराइड होता है और दूसरा क्या होता है? तो ओलिगोसेकेराइड होता है। जबकि पॉलीसेकेराइड जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है आपका सम पॉलीसेकेराइड, दूसरा क्या होता है? विषम पॉलीसेकेराइड। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है। क्या निकल क्या? कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है। कौन कौन से वर्ग में किया जाता है? तो पहला आपका क्या होगा? शर्करा होगा, और दूसरा क्या होगा? अशर्करा होगा। पहला क्या होगा? शर्करा होगा, दूसरा क्या होगा? अशर्करा होगा। तो पहली हेडिंग होगा क्या? तो पहली हेडिंग होगा शर्करा। पहली हेडिंग क्या होगा? शर्करा। अब शर्करा किसे कहते हैं? वह कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलीय रंगहीन ठोस जल में विलय व स्वाद में मीठे होते हैं उसे शर्करा कहते हैं। उसे शर्करा कहते हैं। जैसे में आपका होगा क्या? तो हो जाएगा ग्लूकोज, और आपका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? फ्रक्टोज। तो याद रखिएगा, मीठा शर्करा कौन होता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मीठा शर्करा पूछा जाता तो आप क्या लिखिएगा? फ्रक्टोज लिखिएगा। मीठा शर्करा किसे कहते हैं? फ्रक्टोज को कहते हैं। कहीं भूल के ग्लूकोज या सुक्रोज को मत लिखिएगा, कि चीनी होता है मीठा होता है तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं? सुक्रोज को लिख देते हैं। मीठा शर्करा अगर पूछता है तो आप क्या लिखेंगे? फ्रक्टोज को लिखेंगे। तो ये रहा शर्करा की परिभाषा। क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट जो क्रिस्टलीय रंगहीन ठोस जल में विलय व स्वाद में मीठे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शर्करा कहते हैं। इसी प्रकार से अब आता है क्या? शर्करा के प्रकार। क्या आता है? तो आता है शर्करा के प्रकार। अब शर्करा के प्रकार कितने होते हैं? तो वो भी आपको बताया गया। शर्करा जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। शर्करा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? तो एक होता है आपका मोनोसेकेराइड, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है क्या? ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो क्या? सेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड होता है और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका ओलिगोसेकेराइड। अब हम लोग क्या देखेंगे? बारी बारी से इनकी परिभाषा। तो पहला आपका लिखेंगे क्या? तो पहला आप लिखेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड।
अब मोनोसैकेराइड की परिभाषा क्या होती है, तो उसमें आपको बताया गया था यह क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं किंतु जल में अपघटित नहीं होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड कहते हैं। और इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, मोनोसैकेराइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 से लेकर 10 तक होती है। तो यही चीज आप इसमें देखेंगे, क्या वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में पीले, स्वाद में मीठे किंतु जल में अपघटित नहीं होते हैं, उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं, उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। तथा इसमें कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या 3 से 10 तक होती है। तो ये रहा आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलेय, स्वाद में मीठे किंतु जल में अपघटित नहीं होते हैं, उसे हम मोनोसैकेराइड कहते हैं। तथा इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 से 10 तक होती है। इसी के जस्ट बाद आप क्या देखेंगे, तो देखेंगे मोनोसैकेराइड के प्रकार। मोनोसैकेराइड के क्या देखेंगे, प्रकार। अब मोनोसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है क्या, तो पहले को कहते हैं एल्डोज। अब एल्डोज किसे कहते हैं, तभी आपको मैंने बताया था, वह मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड अर्थात CHO क्रियात्मक समूह होता है, उसे एल्डोज कहते हैं। तो वही चीज आपका लिख रहे हैं, क्या वह मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड अर्थात CHO क्रियात्मक समूह पाया जाता है, उसे एल्डोज कहते हैं, जैसे में आपका आता है क्या, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है। यह चीज अभी आपको आगे संरचना में देखने के लिए मिल भी जाएगा। दूसरा आपका क्या आता है, तो दूसरा आपका होता है कीटोज। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होगा कीटोज, तो हेडिंग होगा क्या, कीटोज। अब कीटोज के लिए क्या होगा, वह मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन अर्थात CO क्रियात्मक समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कीटोज कहते हैं। तो वह चीज आपका लिख रहे हैं क्या, वह मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन अर्थात
CO क्रियात्मक समूह पाया जाता है उसे कीटोज कहते हैं, उसे कीटोज कहते हैं। अब जैसे में इसमें उदाहरण क्या होगा, तो इसमें आपका होता है फ्रैक्टोज, इसमें उदाहरण में क्या होता है, तो इसमें उदाहरण में होता है फ्रैक्टोज। अब यहां से देख सकते हैं कीटोज के लिए वह अमीनोसैकेराइड जिसमें कीटोन अर्थात CO क्रियात्मक समूह पाया जाता है उसे हम कीटोज कहते हैं। कीटोज क्या है, आपका उदाहरण होगा फ्रैक्टोज होता है। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए। इसी के जस्ट बाद हम लोग मिलते हैं किसके साथ, ओलिगोसैकेराइड के साथ। अब हम लोग देखेंगे क्या, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि यह भी जल में विलय होता है, स्वाद में मीठा होता है, किंतु जल में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। अगर जल में अपघटित नहीं होता है तो मोनोसैकेराइड कहते हैं, और जल में अपघटित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और जब ये जल में अपघटित होते हैं तो कितने कार्बन परमाणु, कितने मोनोसैकेराइड देते हैं, तो आपको 2 से लेके 10 तक की संख्या में क्या देते हैं, मोनोसैकेराइड देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। तो दूसरा हेडिंग होगा, दूसरा हेडिंग क्या होगा, तो हेडिंग हो जाएगा क्या, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। अब इसमें क्या लिखेंगे, वह कार्बोहाइड्रेट, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में विलय स्वाद में मीठे किंतु जल में अपघटित होकर 2 से 10 तक के अणु मोनोसैकेराइड के प्राप्त होते हैं उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, उसे ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप देखना चाहें, उदाहरण के तौर पर क्या आ जाएगा, तो आता है C12H22O11। इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, और जब आप जल अपघटन कराएंगे तो क्या देता है, C6H12O6 देता है, प्लस क्या देता है, C6H12O6 देता है, अर्थात आपको क्या देता है, ग्लूकोज देता है और फ्रैक्टोज देता है। यदि आपको देखेंगे तो सुक्रोज का जल अपघटन हुआ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हुआ, तो जल अपघटन के फलस्वरूप 2 मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, इसलिए उसे ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। लेकिन ओलिगोसैकेराइड में कौन सा होगा, तो ओलिगोसैकेराइड में आपका डाइसैकेराइड होगा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या देखेंगे, अशर्करा। तो दूसरा इसमें भाग होगा, और दूसरा भाग क्या होगा, अशर्करा होगा, अशर्करा। तो अब अशर्करा देखेंगे। अशर्करा क्या होता है तो वो देख लेते हैं। तो अशर्करा में बताया था मैंने आपको क्या, वह कार्बोहाइड्रेट जो अक्रिस्टलीय, जो क्या होंगे, अक्रिस्टलीय होंगे।
अक्रिस्टलीय के बाद क्या रंगहीन, क्या ठोस, जल में अविलेय, जल में अविलेय, स्वादहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं, उसे अशर्करा कहते हैं, अशर्करा कहते हैं। इसी के बाद अशर्करा को ही हम किस नाम से जानते हैं? तो अशर्करा को हम लोग पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। जबकि इसकी परिभाषा थोड़ी सी बदल जाती है, और क्या बदलती है? तो यहां पर होगा वह कार्बोहाइड्रेट, वह कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर, जो जल अपघटित होकर, जो जल अपघटित होकर, जो जल अपघटित होकर आपको क्या देते हैं? जल अपघटित होकर अधिक संख्या में या 10 से अधिक संख्या में मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, उसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। क्या कहा गया? वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में अपघटित होकर 10 से अधिक संख्या में हमें क्या देते हैं? मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, लेकिन अशर्करा क्या होता है? जल में अविलेय होता है और जल में अपघटित भी नहीं होता। तो आगे अब हम लोग देखेंगे क्या? अब हम लोग देखेंगे पॉलीसैकेराइड के प्रकार। पॉलीसैकेराइड के प्रकार, पॉलीसैकेराइड के प्रकार। अब इसमें क्या होगा? पॉलीसैकेराइड कितने प्रकार का होता है? तो याद रखेंगे 2 प्रकार का होता है। पॉलीसैकेराइड 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला क्या होता है? तो पहला होता है समपॉलीसैकेराइड। समपॉलीसैकेराइड, सम का मतलब क्या होता है? समान, अर्थात पॉलीसैकेराइड के जल अपघटन के फलस्वरूप एक ही प्रकार के आपको मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, तो उन्हें हम लोग समपॉलीसैकेराइड कहते हैं। वही चीज आपका लिख रहे हैं, वह कार्बोहाइड्रेट या वह पॉलीसैकेराइड, वह पॉलीसैकेराइड जो जल में अपघटित होकर एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड देते हैं, मोनोसैकेराइड देते हैं, उसे समपॉलीसैकेराइड कहते हैं। उसे हम समपॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसी के जस्ट बाद आप इनका उदाहरण देख लेंगे। जैसे स्टार्च होता है तो क्या होता है? C6H10O5 का होल N, इसका क्या करा देते हैं? जल अपघटन करा देते हैं, और क्या मिल जाता है? यनत अणु में क्या? ग्लूकोज मिल जाता है, C6H12O6 मिल जाता है। और चूंकि nth अणु में मिला हुआ है और एक ही प्रकार का अणु मिला हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समपॉलीसैकेराइड कहते हैं। इसी प्रकार से क्या होगा? तो अगला होगा क्या? विषम पॉलीसैकेराइड। विषम पॉलीसैकेराइड
पॉलीसैकेराइड। अब विषम पॉलीसैकेराइड क्या होगा, तो मात्र एक शब्द बदलेगा, वह क्या, वह पॉलीसैकेराइड, वह पॉलीसैकेराइड जो जल में अपघटित होकर अलग अलग प्रकार के मोनोसैकेराइड देते हैं, मोनोसैकेराइड देते हैं, उसे विषम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपका क्या होगा, तो उदाहरण के तौर पर आपका हो जाएगा इंसुलिन का जल अपघटन, इंसुलिन का जल अपघटन, इंसुलिन का जल अपघटन। अब जब आप इंसुलिन का जल अपघटन कराते हैं तो इंसुलिन के जल अपघटन कराने के फलस्वरूप फ्रैक्टोज प्राप्त होता है, और फ्रैक्टोज के साथ साथ थोड़ी सी मात्रा में ग्लूकोज भी प्राप्त होता है। इसलिए हम इंसुलिन को क्या कहते हैं, विषम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो ये रहा आज आपका कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड पहला एपिसोड, और आशा करते हैं कि आप सभी को यह एपिसोड पसंद आया होगा। और इस एपिसोड में आपको क्रमशः 3-4 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं, जिनमें एक प्रश्न आपके बहुविकल्पी में पूछा गया था, क्या, तो पूछा गया था मीठा शर्करा किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया था फ्रैक्टोज को कहते हैं। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, या कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए, तो इसकी भी परिभाषा आपको बताया गया है। इसके बाद पूछा गया था मोनोसैकेराइड क्या होता है, तो मोनोसैकेराइड की भी परिभाषा आपको बताया गया है। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, तो ओलिगोसैकेराइड की भी परिभाषा बताया गया। और पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड की भी परिभाषा आपको बताया गया है। जबकि पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड में अंतर क्या होता है, ये भी पूछा गया, तो दोनों के लिए याद रखिएगा, ओलिगो और पॉली में मात्र इतना अंतर है कि कार्बोहाइड्रेट जब अपघटित होकर अगर केवल 10 तक मोनोसैकेराइड अणु के रूप में देता है तो उसे ओलिगो कहते हैं, लेकिन अगर 10 से अधिक हो गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब जो हमें मोनोसैकेराइड प्राप्त हुआ है, यदि वह एक ही प्रकार का प्राप्त होता है तो उसे हम सब पॉलीसैकेराइड कहते हैं, लेकिन यदि वह अलग अलग प्रकार का प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो आज के एपिसोड में आपको इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर इसी कार्बोहाइड्रेट के एक नए टॉपिक के साथ। उसमें क्या होगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का पहले डीएल विन्यास होगा, इसके बाद ग्लूकोज से रिलेटेड जो आपके 2023 या पिछले सत्र में पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के जवाब के साथ कल उपस्थित होते हैं। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, आभार। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।